अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सर्दी के हवाले से हम अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन अभी भी अगर दिन में आपको लगता है कि सर्दी नहीं है या सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा हो रही है या गाड़ी में आपको गर्मी महसूस हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रात को भी ऐसा होगा। रात को अभी भी टेम्परेचर जो है वो 6-7 ही चल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर सर्दी होती है। बच्चों के हवाले से अगर हम देखें, बुज़ुर्गों के हवाले से हम देखें, तो सर्दी की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसे आप वेदर फोरकास्ट कहते हैं, उसके हवाले से आप देख लें। आजकल तो ज़ाहिर है सबके फ़ोन्स में मौजूद है, आप देख लें कि टेम्परेचर क्या होने वाला है, ताकि उसी के हिसाब से आप इक्विप्ड होके घर से निकलें। आज का जो हमारा मौजू है वो कुछ ऐसा है जिन दोनों चीज़ों पे कुछ कुछ हम बिलीव करते हैं, लेकिन परमानेंटली मैं बिलीव नहीं करती हूँ उन चीज़ों में। मौजू ये है कि आपकी जो किस्मत है वो कभी कभी आप पे मेहरबान हो जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करने की लाइफ में कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत जो है वो उनका साथ नहीं दे रही होती। तो कोशिश जो है उसका कितना अमल दखल है आपकी ज़िंदगी में, और किस्मत का कितना अमल दखल है, मैं ये समझती हूँ, मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है वो इसके बारे में ये है कि दोनों चीज़ें 50-50 काउंट करती हैं। समटाइम्स हो सकता है कि किस्मत के नंबर ज़्यादा हो जाएं, बट मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें जो हैं वो 50-50 काउंट करती हैं। आप लोग पूछते हैं क्यों काउंट करती हैं 50-50? इस तरह से काउंट करती है कि आपके लिए मे बी एक चीज़, एक कामयाबी अल्लाह मियाँ ने रखी हुई है, आपने उस कामयाबी का तसव्वुर किया। कहा जाता है कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वैसे तो एक मूवी का भी ये डायलॉग था, शाहरुख खान ने कहा था कि जब भी आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हासिल करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए लग जाती है। लेकिन ये वाकई ही ये चीज़ें जो हैं प्रूवन है, इसके ऊपर स्टडीज़ हैं, इसके ऊपर रिसर्चेस हैं कि जब आप किसी चीज़ का ख्वाब देखते हैं, यानी कि आप एक गोल सेट करते हैं अपना, तो बहुत सारी चीज़ें कायनात की उसको आप तक पहुंचाने में लग जाती हैं। और अल्लाह ताला की तरफ से अगर कुन का इशारा आ जाए तो कायनात ज़ाहिर है उसके हवाले से एक्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ती है उस तक पहुँचने के लिए। फॉर सपोज़ मैं ये कहती हूँ, आज मैं अपनी मिसाल अगर देके कहूँ कि अगर मैं घर से ना निकलती, मैं ऑफिस ना आती, मैं इंटरव्यू ना देती, तो मैं शायद इस जगह पे ना बैठी हुई होती। मे बी मैंने बचपन से ख्वाब देखा हो, अल्लाह मियाँ ने वो जगह भी मेरे लिए रख दी हो, लेकिन मुझे भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ी होगी, मुझे भी उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ी होगी, मुझे भी उसके लिए इंटर्नशिप करनी पड़ी होगी, मुझे भी उसके लिए जॉब रिसर्च करनी पड़ी होगी, जॉब ढूंढनी पड़ी होगी, फिर यहाँ आके इंटरव्यू देना पड़ा होगा, फिर 1-2 दफ़ा मुझे बुलाया गया, मुझे रिपीटेडली यहाँ आना पड़ा, जितने मॉक्स हुए उसमें मैं अपेयर हुई, फिर जाके मुझे जॉब मिली। अगर मैं एक दफ़ा के बाद ना आती, या पहली दफ़ा ही ना आती, या 2-3 मॉक्स के बाद मैं कहती ये तो हर रोज़ मॉक के लिए बुला लेते हैं, बुला के घंटों बिठाए रखते हैं, तो मैंने नहीं जाना, तो मुझे ये चीज़ ना मिलती। तो मुझे लगता है कि किस्मत तो आपकी होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप किसी से किसी भी तरह मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन उसकी किस्मत से मुकाबला नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि किस्मत पे बिलीव करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहनत ना करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप किस्मत पे बिलीव करते हैं तो आपको मेहनत भी करनी चाहिए, और उसी तरह से मेहनत करनी चाहिए कि मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। मेरी किस्मत तभी काम करेगी जब मैं हार्ड वर्क करूँगा, जब मैं उसके लिए कोशिश करूँगा, उसके लिए मेहनत करूँगा, उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम बहुत मेहनत करते हैं, मज़दूर से ज़्यादा मेहनत तो कोई नहीं करता, लेकिन मज़दूर को तो उस तरह से नहीं मिलता जिस तरह से उसके ऊपर बैठे हुए किसी भी काम करने वाले को, या अगर एक बिल्डिंग बन रही है तो उसमें काम करने वाले मज़दूर सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन जो उसका मालिक है उस बिल्डिंग का, उसको सबसे ज़्यादा मुआवजा मिल रहा है। तो ये चीज़ें कुछ अल्लाह मियाँ की देन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी जब आप किसी को कुछ बांटें तो सुन्नत नबवी से बांटें, क्योंकि सुन्नत नबवी जो है वो इक्वालिटी पे बिलीव रखती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड फिर लोग ये भी कहते हैं कि ज़रूरत देख के बांटे। कुछ लोग होंगे जिन्हें ज़रूरत नहीं होगी, कुछ लोग होंगे जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो अगर आप आटे के थैले तकसीम कर रहे हैं और एक ऐसा ख़ानदान है जिनको आपको पता है कि उनको अगर आप नहीं देंगे तो कोई भी नहीं देगा या उन तक नहीं पहुँचेगा, तो उनको 3 से 4 दे दें, किसी को 1 दे दें किसी की मदद करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सब्जेक्टिव है, लेकिन मुझे लगता है कि किस्मत पे बिलीफ होना चाहिए।
दुआ पे बिलीव होना चाहिए, अपनी किस्मत के बारे में, अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए कि अल्लाह मियाँ मेरे साथ अच्छा करेगा, अल्लाह मियाँ मेरे साथ बेहतरीन मामला करेगा। जब आप खुद ही अपनी किस्मत के बारे में बुरा सोचने लग जाते हैं या खुद ही उसको नेगेटिव कॉन्नोटेशन में ले जाते हैं और बार बार ये कहते हैं कि अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाए तो आप कहते हैं मेरी तो किस्मत है ही ख़राब, मेरी तो किस्मत ही बुरी है, मेरी तो किस्मत ही पता नहीं किस पे चली गई है। तो अगर आप बार बार अपनी किस्मत को कोसेंगे तो आपकी किस्मत आपका साथ कभी नहीं देने वाली। एक तो अपनी किस्मत पे बिलीव रखें, एक उसको बुरा भला ना कहें, एक दुआ पे बिलीव रखें और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि हार्ड वर्क करें। मेहनत करने वाले इंसान को मैंने ज़िंदगी में कभी नाकाम होते हुए नहीं देखा। इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो वापस आएंगे ज़ैनब भी हमारे साथ मौजूद होगी, कहीं मत जाइएगा, एक और सब में हमारे साथ है। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं किस्मत के हवाले से और किस्मत और हार्ड वर्क के हवाले से कि बहुत सारे लोग किस्मत पे बिलीव ही नहीं करते और कहते हैं कि जी हम हार्ड वर्क करते रहते हैं लेकिन हमें वो गोल अचीव नहीं होता जो हमने सोचा हुआ होता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम सिर्फ किस्मत पे ही बिलीव करते हैं, किस्मत होगी तो हवा का रुख भी आपकी तरफ मुड़ जाएगा, अल्लाह ताला मोड़ देगा। बेशक अल्लाह ताला इस चीज़ पे कादिर है, लेकिन अल्लाह ताला आपके साथ इतना फेवरिज्म क्यों करेगा और किसी और के साथ क्यों नहीं करेगा जब आप खुद ही अपने लिए हार्ड वर्क नहीं करें। तो मुझे लगता है कि दोनों का जो पोर्शन है वो 50-50 है। दोनों चीज़ें अगर आप करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कोट, आपके इयरिंग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये वहीं से हैं जो मैं भी थोड़ी देर पहले सवाल करती हूँ। हाँ, ये वहीं से है कि नहीं? कोट मुझे तोहफतन मिला है। अच्छा, ठीक है। हुमायूं ज़ेब अब्बासी से मिला था। अच्छा, मिला था। ये मिला था। रीसेंट बर्थडे? नहीं। अच्छा, ये 2 साल पहले जो मेरी बर्थडे थी उस पे मिला था। अच्छा, जो फर्स्ट बर्थडे थी। इस बर्थडे पे क्या हुआ जो फिर आपको मैं ना मिला? वही बता रही हूँ। फिर हुआ ये कि उस वक्त हमारी दोस्ती के लिए वो बड़ी कोशिशें कर रहे थे कि हमारी दोस्ती गहरी से गहरी तरीन हो जाए। अच्छा। तो उस वक्त जो है वो उनको शायद लग रहा था कि मेरे लिए एफर्ट करनी चाहिए। फिर उसके बाद जब मैं उनकी दोस्त बन गई तो उन्होंने कहा इसको ठट्टे खूह में डालो इसको। तो फिर उसके बाद वाली बर्थडे एक रील देख रही थी, उसमें इसी तरह से था कि एक फ्रेंड जो है दूसरे फ्रेंड के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है तो वो उसको बोलती है कि मुझे भी ये अब अच्छा लगने लगे। तो उससे कहते शिट यार तुमने ये बात क्यों बोली है? उसने कहा क्यों? कहते मजा ही खत्म हो गया है, वो बात ही खत्म हो गई है। ये मैंने तो अभी और कर रहा था। मुझ पे और हुमायूं पे बनाओ ये रील के। जब मैंने उसे कहा कि हाँ अब हमारी दोस्ती पक्की तरीन है तो उसने कहा बस खत्म हो गया सब कुछ। चलिए जी ज़ैनब के पास ही चलते हैं। ज़ैनब जी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपके पास आके ज़्यादा सवाल पूछने का मज़ा आता है क्योंकि रील वहीं से कट होती है जहाँ से हम सवाल करीब होते हैं। अच्छा भी लगता है, फ्रेम में भी बड़े अच्छे आ रहे होते हैं। अच्छा ज़ैनब मुझे बताओ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो किस्मत पे इतना बिलीव करते हैं कि हार्ड वर्क को छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती, आपने सिर्फ हार्ड वर्क करना है। व्हाट डू यू बिलीव? हार्ड वर्क, किस्मत, आपकी मेहनत, लगन और फिर अल्लाह ताला की हर चीज़ आपके हक में कर देना, क्या परसेंटेज दोगी किस्मत को और हार्ड वर्क को किसी भी काम की मुकम्मल होने के लिए? अच्छा, मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो मेरे लाइफ में हो रहा है यही किस्मत है। अब जो मैं चाह रही हूँ ना उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, ठीक है? वेरी ट्रू। और अगर मेरी मेहनत 10% है तो मुझे उतना ही मिलेगा। अगर मुझे किसी ऐसे लेवल पे पहुंचना है जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत चाहिए तो मैं रातें भी अपनी तबाह करूंगी, जागूंगी, अपनी बॉडी में भी मेरी पेन होगी, अपनी हिम्मत से ज़्यादा मैं काम करूंगी तो मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊंगी, मुझे ये लगता है। और जो किस्मत है ना वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है अल्लाह से, क्योंकि ये अल्लाह ही है जो हमें दे रहा है, ये किस्मत नहीं है। इसको हम कहेंगे कि अल्लाह हमें प्रोवाइड कर रहा है, हमें दे रहा है। ये हमने वर्ड दे दिया है किस्मत का। चीज़ तो वो देना तो बंद नहीं करेगा, वो तो चलता रहेगा। तो ये तो हमारी लाइफ में लिखा हुआ है जो चल रहा है और मिल रहा है। बिल्कुल ठीक। उसके लिए मेहनत है जो हमने करनी है, जो अल्लाह ने हमें अकल दी है कि मेहनत करो। मेहनत का नाम क्यों आया, मेहनत की चीज़ क्यों आई, हमें क्यों सिखाया गया कि ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा चीज़ मिलेगी? वो इसीलिए
क्योंकि हमें अपनी पसंद की चीज़ें मिलनी चाहिए, जो उसमें हमें मेहनत करनी ज़रूरी है। अच्छा, किसी ने जी मौला अली से पूछा कि जब सब कुछ लिख दिया गया है, क्योंकि कुछ रातें भी ऐसी आती हैं जिनमें हम समझते हैं कि जी आपका पूरा जो नेक्स्ट ईयर प्लान है वो एक तैयार कर लिया जाता है, एक लिख लिया जाता है कि इस बंदे के साथ ये इस साल में होना है। तो उस बंदे ने पूछा कि जी मौला अली से कि अगर सब कुछ लिख दिया गया है, लौहे महफूज में हर चीज़ लिख दी गई है, तो फिर हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, फिर हम उसके पीछे तगोदो क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने आगे से जो जवाब दिया वो ऐसा था, ऐसे ही उनको इल्म का दरवाज़ा नहीं कहा गया, बहुत उसके पीछे जो है रीज़न है। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हो सकता है कि तुम्हारे लिए यही लिखा गया हो कि तुम उसके लिए कितनी मेहनत करो, उसके लिए कितनी दुआ मांगो, तब तुम्हें वो अता की जाए। तो मे भी आपके लिए भी यही लिखा गया हो कि आपने उसके लिए कितनी दुआ करनी है और कितनी मेहनत करनी है। बरकत है। बिल्कुल ठीक। ज़ैनब, लेकिन कुछ लोग फिर भी कहते हैं कि जी हरकत तो जो है, जिस तरह मैंने मिसाल दी थी मज़दूर की, एक मज़दूर बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत करता है, एक मोची बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो बचपन में हमारी गली के बाहर मोची बैठा हुआ था, वही अब हमारे बच्चों के बचपन में बैठा हुआ है या उनका बेटा आगे से बैठा हुआ है। तो फिर लोग कहते हैं कि फिजिकल मेहनत तो फिर कामयाबी का सिरा ना बन सकी ना, क्योंकि आपने फिजिकली तो मेहनत उन दोनों लोगों से ज़्यादा किसी ने नहीं की, रोज़ा रख के भी वो फिजिकली इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, तो फिर उनको वो सिला क्यों ना मिला जो किसी भी मिलियनेयर या बिलियनेयर को मिल रहा है। सवाल आपने किया। मैं इस बात पे ये बात बोलूँगी कि वो अपने सर्कल से बाहर नहीं निकलते, वो अपना कंफर्ट नहीं छोड़ते। अगर वही मज़दूर अपना कंफर्ट छोड़ के कोई और काम करने लग जाए, जैसे अगर मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ, तो अगर मुझे सीखना है कि कैमरा किस तरह से चलता है तो मैं सीखूंगी, मेरा शौक है। बेशक शौक ना भी हो, लेकिन मुझे अपना पता है कि मुझे ये स्किल आना चाहिए। मैं रिसेंटली सबसे बात कर रही थी, मैं कहती हूँ मुझे वो चीज़ जिधर अब मैं मौजूद हूँ ना, मुझे ये भी जाननी है कि कैमरा कैसे चलता है, एडिटिंग कैसे होती है। ये क्योंकि अगर कभी ज़िंदगी में मुझे ये काम करना पड़ जाए तो मैं ये ना कहूँ कि यार ये मुझे नहीं आता। तो अगर मैं अपने कंफर्ट से बाहर निकलूँगी और मैं सोचूंगी कि अच्छा मुझे कुकिंग के अलावा और भी कुछ सीखना चाहिए, तो फिर शायद मेरा जो हालात हैं और जो मेरी चीज़ें वो बेहतर हो जाएंगी और मेरे पास फिर ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा ज़ैनब, इसमें आपको क्या लगता है सराउंडिंग से भी फ़र्क पड़ता है? आपके इर्द गिर्द जिस तरह के लोग होते हैं, उनका जिस तरह का माइंडसेट होता है, वो आप पे असरअंदाज होता है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ मैंने जब मैं इस फील्ड में आई, जब मैं पढ़ाई करी थी, तो हमें स्विचिंग सिखाई गई थी। ठीक है। हमें पीसीआर में बैठना, किस तरह से क्या करना है, ये सब चीज़ें सिखाई गई थी। ऑडियो इवन मैनेज करना, ये भी हमें सिखाया गया था। तो मुझे थोड़ी बहुत नो हाउ थी, लेकिन फिर जब मैं कैमरे के इस तरफ आ गई तो मैंने कहा अब तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, अब तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। लेकिन फिर मैंने रिसेंटली जो है ना, ये वाकई ये बात आपकी बात सही है, मैंने भी सोचा कि ये आनी चाहिए। और आप कहीं भी चले जाएं, आपको कैमरे के उस तरफ भी काम करना पड़े तो आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मैंने ये देखा है हसनैन भाई से, उनके वो हमेशा अपनी टीम को कहते हैं कि यहाँ से कहीं और जाओ तो तुम्हें ये होना चाहिए कि मुझे ये स्किल भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। अगर आप मुझे इसमें रख लेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और हमेशा लोग उन्हीं लोगों को चूज़ करते हैं जिनसे उनको फ़ायदा होता है, जो उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो आपको लगता है कि आपकी जो सराउंडिंग है उनसे बड़ी आपकी सोच तब्दील होती है? हाँ, वही कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ और पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठना चाहिए। उसकी रीज़न यही है कि अब मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ और यहाँ काम कर रही हूँ। और मैं अगर 2 साल पहले वाली ज़ैनब को अगर देखो तो मैं वो वाली ज़ैनब जो घर से बाहर नहीं निकली। लेकिन अब मेरे से जो लोग मिलते हैं वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा बोलना, तुम्हारा काम वो बताता है कि तुम डिफरेंट हो गई हो। वो डिफरेंट इसलिए कि मैं डेली बहुत से लोगों से मिलती हूँ। हलीमा मायूं मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, हसनैन भाई बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर शायद ये मेरी लाइफ में ऐड ना होते तो मैं शायद वैसा ही चल रही होती जो 2 साल पहले मैं चल रही थी। मुझे वो चीज़ें ना, मुझे उन चीज़ों का शऊर ही ना होता जो मैं घर बैठे, चलो घर बैठे भी नहीं, आप घर में हूँ मौजूद, लेकिन एक यूट्यूब है, यूट्यूब से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हम यूट्यूब को सिर्फ वीडियोस देखने की हद तक अगर इस्तेमाल करें शॉर्ट्स के तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि वो यूट्यूब आपको स्किल्स सिखा रहा है, जिस तरह से मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि अगर मैं अगर क्लासेस के लिए इतने दूर नहीं भेज सकती, हम बहुत दूर रहते हैं, और जो जहाँ क्लासेस हो रही हैं कुरेशिये की और उसको सिखा रही हैं निटिंग वगैरह, मैंने कहा यूट्यूब भरा हुआ है, वहाँ से सीखो। रील्स देखने से कुछ नहीं होगा, शॉर्ट्स देखने से कुछ नहीं होगा, वहाँ से सीख लो। मुझे ये चीज़ नहीं आती, तुम्हें आती है, मैं तुमसे सीख लूँगी। अच्छा ज़ैनब, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास इस चीज़ का काम का वक्त नहीं है, उनमें मैं भी। अच्छा, ठीक है। मुझे रिसेंटली मंसूर ने ये बात कही कि ज़ैनब भी उसी सड़क से गुजरी,
हम भी उसी सड़क से गुजरे, लेकिन उसने मेहनत की, वो वहाँ उतरी होगी, उसने अपनी गाड़ी को कहीं पार्क करवाया होगा, वो वहाँ उतरी होगी, वो उतर के उस पतंग के पास गई, उसने वहाँ पे किसी को कहा होगा कि मेरा शॉट लें, और एक नहीं, दो नहीं, 3 शायद शॉट लिए हो, तब कोई एक अच्छा आया हो। हम भी उसी सड़क से गुजरे, लेकिन हम दोनों ने कमेंट करते, मियाँ बीवी ने कोई शॉट नहीं, मतलब हमने कुछ नहीं बनाया। और हम, लेकिन हमारा थोड़ा सा इस तरह का भी माइंडसेट है कि आप मोमेंट को एंजॉय करें, आप सिर्फ रील्स में ना लगे। लेकिन मुझे इस बात से एहसास हुआ कि मुझे अपने स्किल को बनाने की ज़रूरत है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब मैं आपको देखती हूँ तो आप एक 1 मिनट की रील के पीछे 2 घंटे काम करती हैं। बिल्कुल। तो मुझे होता है कि यार मेरे पास तो 2 घंटे नहीं हैं, अब इसका क्या जो है वो हल होना चाहिए। अब मुझे पहले बता दो कि रेसिपी में क्या है, ताकि अगर ब्रेक लेनी हो तो फिर जल्दी से। आज हम बहुत हल्का फुल्का सी चीज़ बना रहे हैं जो ज़्यादातर जो लोग रमज़ान में डाइट के हवाले से काम होता है, तो आज हम ग्रीक सैलेड बना रहे हैं। और ग्रीक सैलेड में जो है वो प्रोटीन भी आपको मिलती है, और साथ में आपको बहुत सारे इस तरह के वेजिटेबल्स ऐड होते हैं, ऑलिव ऑयल ऐड होता है, जिससे आप बहुत हल्का फुल्का अपना रमज़ान गुजार सकते हैं और अफ्तार ओपन कर सकते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले इसका एक बोल खा लें और फिर आपने जो कुछ खाना है वो खा लें, ताकि आपकी थोड़ी एपेटाइट फुल हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें और इसमें चिकन भी ऐड हो सकता है। अच्छा, प्रोटीन का वैसे तो मैं इसके अंदर चने डालूंगी, उससे भी प्रोटीन मिलता है, लेकिन आप चिकन ग्रिल्ड चिकन करके वो भी ऐड कर सकते हैं। और ग्रिल्ड चिकन का मैरिनेशन इतनी मुश्किल नहीं है, बस नमक और काली मिर्च लगाएं और ग्रिल्ड चिकन करके उसके बाद आप उसके पीसेस कर लें, तो बड़े अच्छी, बहुत अच्छी वो है। अच्छा, अब मील है, टाइम है। अच्छा ज़ैनब बताओ मुझे, अच्छा ब्रेक आ गई। चलिए जी, जल्दी से एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, पहले ज़ैनब से पूछूंगी, फिर गेस्ट पे जाएंगे। वेलकम बैक टू द शो। जल्दी से ज़ैनब की तरफ चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो लोग कहते हैं इंक्लूडिंग मी कि हमारे पास ये काम करने का वक्त नहीं है या वक्त नहीं निकल पा रहा है, बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं, मतलब नहीं, मेरे अंदर इतना स्टेमिना ही नहीं रहता कि मैं 2 घंटे की रील बनाऊं और उसमें से 1 मिनट निकलता है। ज़ैनब आप कैसे कर रहे हो ये? अच्छा, सबसे पहले तो आप हरफन मौला सुपर वुमन बन गए हो यार। हाँ, सबसे पहले तो शौक की बात है, शौक होना चाहिए किसी भी काम को करने में। मैं यहाँ से जाती हूँ, मैं एक रील रिकॉर्ड करती हूँ जिसमें 2 घंटे लगते हैं और 1 से 1.5 घंटा एडिटिंग पे लगता है जी। मैंने एक दिन 3 रील्स को रिकॉर्ड किया जिसमें 5 से 6 घंटे लगे और उसके बाद मुझे बुखार हो गया, लेकिन मैंने ये नहीं किया कि नहीं अब मुझे बैठ जाना चाहिए। मैंने एडिटिंग बाद में की, लेकिन मैंने काम किया। अगर मैं वो काम अपनी सेहत को लेके छोड़ दूं कि यार मैं बहुत थक रही हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। जो चीज़ मैं गोल अचीव करना चाह रही हूँ मैं उस तक पहुँच ही नहीं सकती। इससे पहले मैं नहीं वो काम कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे करना चाहिए, मुझे ये सब आता है, मुझे एडिटिंग आती है, मुझे शॉर्ट्स पता है कि किस तरह से बनाने चाहिए, करने चाहिए। वो आंख है आपके पास जिससे आप कहते हो कि ये मुझे मैं काम नहीं कर रही क्योंकि मैं मेहनत नहीं कर रही। मुझे इस पे मेहनत अगर मैं डबल कर लूँगी तो शायद आने वाला 6 माह बाद या 1 साल बाद मैं रिलैक्स हो जाऊँगी, मुझे इतना काम नहीं करना पड़ेगा। तो 1 साल में तो आप शौक पैदा करें। मैं गई लाहौर, मैंने हर जगह रुक के अपनी पिक्चर्स और वो नहीं बनाई। मैंने बच्चों को भी टाइम दिया, लेकिन जहाँ मुझे ये लग रहा था कि हाँ बच्चे अब यहाँ पे बिजी हो गए हैं और अपना शौक उन्होंने पूरा कर लिया है, उन्हें मैंने देख लिया है, तो मैंने खड़े होकर कहा अच्छा मुझे भी कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ खेल लिया है या मुझे भी एक शॉट बना दो। फिर मैं आयत के साथ या इब्राहिम, लेकिन मेरा बच्चा इतना छोटा है ना, मैं क्या करूँ? आप थोड़ा सा वेट करें खतीजा के ऑफिस 2-1 साल जाने का, जब वो स्कूल जाएगी तो आप, लेकिन आप बाकी काम कर सकती हैं। इंशाल्लाह एडिटिंग सीखें आप। एडिटिंग मुझे थोड़ी बहुत आती है। मेरा, आपने सही कहा है कि शौक पैदा करें, शौक पैदा होगा तो सब कुछ आ जाएगा। हम जी अपने, थैंक यू सो मच ज़ैनब, बहुत शुक्रिया। अब हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज जिनको हमने दावत दी है, एजुकेशन से उनका ताल्लुक है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बहरीन में वो बहुत अरसे से एजुकेशन के हवाले से जानी मानी जाती हैं और आर्ट्स की एजुकेशन के हवाले से हमारे हाँ बहुत सालों तक ये समझा जाता था कि जिस बच्चे को कुछ नहीं करना आता या जिसके मार्क्स नहीं आते या जो एक सर्टेन पोजीशन पे नहीं आ सकता वो आर्ट्स में जाता है। लेकिन अब लोगों की सोच जो है वो चेंज हो रही है। लोग स्किल्स को बहुत पसंद करते हैं, लोग इन चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगी में साथ चलना चाहते हैं। उसकी बहुत बड़ी रीज़न टेंशन और डिप्रेशन और स्ट्रेस है। कहा जाता है कि जो लोग आर्ट्स के साथ मुंसलिक होते हैं या जो लोग आर्टिस्ट होते हैं उनको ये चीज़ें कम होती हैं क्योंकि वो अपने हाथ से काम करते हैं। आप जितना अपने हाथ से काम करेंगे, जो काम अपने हाथ से करेंगे, आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। पता नहीं अल्लाह ताला ने इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ रखी है। लोग कपड़े धोएं, बर्तन धोएं,
किचन में काम करें, खाना बनाएं, पेंटिंग करें, कोई कैलीग्राफी करें, कुछ स्टिचिंग करें, जो काम आप अपने हाथ से करेंगे आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा। इसलिए लोग अब आर्ट्स की तरफ वापस आ रहे हैं और इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं विजुअल आर्टिस्ट हैं, एज ए टीचर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में इस वक्त पाकिस्तान में पढ़ा रही हैं। इनसे पूछेंगे भी कहाँ कहाँ पढ़ा रही हैं। अगर आप लोग इनकी जो है इनके अंडर इनके एज ए स्टूडेंट बन के रहना चाहते हैं, NCA से इन्होंने जो है वो तालीम हासिल की हुई है और वहाँ पे भी एज ए टीचर अपनी खदमात जो है वो सरअंजाम दे चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमेरा जावेद भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। आपने वो बहरीन वाला जो टच है वो रखा है और बहुत बेहतरीन लग रहा है। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। मेरा वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब आपको कह रही है वो। अच्छा, जवाब मैंने कहा ज़ैनब को बता दूं ताकि वो आपको जो है वो अच्छी तरह से ग्रीट कर दे। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या सोचती हैं मेहनत के हवाले से और किस्मत के हवाले से। किस्मत पे कितना बिलीव करती हैं कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, इसी थोड़ी सी मेहनत भी करूँगी तो कामयाब हो जाऊँगी, या नहीं सोचती हैं कि किस्मत तो अच्छी है लेकिन मेहनत उससे भी ज़्यादा कर रही है ताकि अगर बिलियनियर बनना लिखा है तो मिलियनियर बन के दिखाऊँगी। अच्छा, आप अभी डिस्कशन कर रहे थे तो मैं सोच भी रही थी साथ साथ कि इस कायनात को बनाने वाली जो चीज़ है ना, जो अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है, सारा कुछ उनके हाथ में है। तो मेरा एक बिलीव है कि मैं कहती हूँ कि आप अल्लाह ताला से दोस्ती कर लें, तो जो यकीन है ना वो रख के आप काम को स्टार्ट करें, ठीक है। आपकी बात मैं सुन रही थी कि आप कह रही हैं 50% चांसेस होते हैं मेहनत के और फिर 50% किस्मत पे, लेकिन मेरा आपका अपना बिलीव है, मेरा अपना बिलीव है कि बिल्कुल हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, हमें स्ट्रगल और मेहनत और टाइम देना, जैसे टाइम निकालना है ना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मेरा बिलीव है कि टाइम खुद हमें निकालना है, खुद देना है टाइम को। हमने जिस काम को जितना टाइम देना है ना, बिल्कुल उतना वो हमें रिवार्ड भी देता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे अभी डिस्कशन हो रही थी मेकअप रूम में भी कि जो स्किल है वो आप घर बैठे टाइम ज़ाया करेंगे आपको नहीं आएगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप टाइम दे रहे हैं तो वो चीज़ आपको मिलेगी। बिल्कुल सही। और हमारे जो गोल जो एम है ना, मैं कहती हूँ मेरा ये बिलीव है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ लिखी हुई है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि अगर आप यकीन रख के करेंगे तो मैं आपकी किस्मत भी बदलने पे इख्तियार रखता हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन फिर भी मेरा बहुत सारे लोग कहते हैं जी कुछ चीज़ें अताई होती हैं। जी, कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं, कुछ चीज़ें अता हैं अल्लाह की, और उसके ऊपर ज़ाहिर है कोई क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकता नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह मियाँ से। जिस तरह मैं एक बयान सुन रही थी उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग कहते हैं जी किसी की किस्मत से नहीं लड़ा जा सकता। हाँ, वाकई कुछ चीज़ों से में नहीं लड़ा जा सकता। जिस तरह एक औरत को पहली औलाद जब बेटी होती है वो अताई है जी, उसमें उसका एक रैंक ऊपर चला जाता है और वो अल्लाह की अता है, वो आप किसी से ले नहीं सकते और किसी को दे भी नहीं सकते। मैंने ये भी बात सुनी है कि अल्लाह जिस कपल पे खुश होता है उसको उनको बेटी अता करता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह ये तो चले एक चीज़ बता दी गई ना कि ये अताई है, ये आप किसी से ले नहीं सकते, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो अताई होंगी लेकिन हमें पता नहीं होगा। हो सकता है आपके पास बहुत सारी अल्लाह मियाँ ने आपको ऐसी खसूसियात दी हों जो अता की हों और मुझे नहीं की, तो उसमें आप क्या समझती हैं कि अगर मैं मेहनत करूँगी, मैं अल्लाह ताला से वो बॉन्ड बनाऊँगी, मांगूंगी अल्लाह मियाँ तो उससे तो शायद मिल जाए, मुझे भी अता हो जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ, पता नहीं आप किस तरह से सोचेंगे, लेकिन मैं जब आई वॉज अ स्टूडेंट इन NCA में पढ़ रही थी, तो मैं जब भी किसी कंपटीशन पे जाती थी ना तो मैं जीत के आती थी। तो मुझे मेरे क्लास फेलोज कहते थे कि आप कैसे कर लेती हैं, मतलब हर कंपटीशन तो नहीं कोई विन कर सकता ना। तो मैं उन्हें एक बात कहती थी कि मैं मेहनत भी करती हूँ, मैं उसके लिए एफर्ट भी करती हूँ टाइम, लेकिन मैं घर से निकलती हूँ जीतने के लिए। यानी ये बिलीव रखना अपने आप पे, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए उस तरह से नहीं सोचेगा, नहीं सोच सकता, और ना वो इतनी एफर्ट करेगा। टाइम भी आपने निकालना है, प्रैक्टिस आपने करनी है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ यकीन है। तो मैं कहती हूँ कि 90% आप यकीन भी रखें, 50% आप मेहनत भी करें, किस्मत अल्लाह ताला आपकी खुद ब खुद बेहतर करती है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। एक मेरा और भी बिलीव है कि जो चीज़ हम चाह रहे होते हैं ना, वो अल्लाह की तरफ से ही वो सोच आ रही होती है कि आप ये चीज़ हासिल करें, वो सोच भी हमें अल्लाह ही अता करता है। बिल्कुल ठीक, टाइम के साथ हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात की नुमेरा आपने। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे और इनके प्रोफेशन के हवाले से बातें करेंगे। कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में।
वेलकम बैक टू द शो। नुमेरा से हम बात कर रहे हैं और टीचिंग के हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन नुमेरा, आर्ट्स के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमागों में कुछ सालों पहले तक ये आता था कि जो निकम्मे बच्चे होते हैं जिनको साइंस में एडमिशन नहीं मिलता वो आर्ट्स में चले जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों के अंदर जो है वो इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए एक शऊर उनके अंदर आ रहा है कि भाई ये भी बहुत अहम चीज़ है। आप जब आर्ट्स के अंदर गई तो शौक़ से गई कि मुझे ये शौक़ है, मैंने इसमें जाना है, फैमिली ने किस तरह सपोर्ट किया, और आजकल आप क्या देखती हैं कि जो बच्चे आ रहे हैं उनकी फैमिलीज़ का क्या माइंडसेट है? अच्छा, अभी तक मुझसे भी ये सवाल होता है कि आप क्यों आई थी इस फील्ड में। मैं जब छोटी थी तो मैं ड्राइंग बहुत ज़्यादा किया करती थी और मैं तभी से ये समझ लें कि मेरा भी गोल है जो मैंने अचीव किया है। ये भी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी मेरे लिए। जिस इलाके से मैं बिलोंग करती थी, गुजरात सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ। छोटे शहरों में कहते हैं ख्वाब भी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब आप बड़े शहरों में जाते हैं फिर आप बड़े ख्वाब भी देखते हैं। छोटे शहरों में रहने वाले लोग भी बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। मैंने भी उस छोटी सी जगह से स्टार्ट किया और एफ़र्ट बहुत है, टाइम टेकिंग है, टाइम लेना पड़ता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं ना फिर वो सेटिस्फेक्शन आपकी वो मैं कहती हूँ अनमोल चीज़ होती है। तो मैं जब छोटी थी तो मेरा इंटरेस्ट था अपना पर्सनल, क्योंकि मैं खुद ड्राइंग करती थी और मैं कहती थी इट्स मी टाइम। जब मैं कुछ ड्रॉ करती थी तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती थी, फिर एडमायरेशन थी, साथ फैमिली वाले ही बड़ा सपोर्ट भी करते थे कि बड़ा अच्छा बनाया आपने। एंड देन मेरी बड़ी सिस्टर है उस्मा सदाकत, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब ड्यूरिंग माई एजुकेशन शी वॉज ऑलवेज़ विद मी। और उसके बाद मेरे भाई हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। देन व्हेन आई मैरिड टू माई हस्बैंड तो उन्होंने मुझे आगे एजुकेशन, क्योंकि मेरी एजुकेशन थी इंटरमीडिएट तक। अच्छा, जब आपकी शादी हुई तो आपने सिर्फ इंटरमीडिएट किया? तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को भी जाता है, फैसल ज़फ़र उनका नाम है। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी एजुकेशन को जारी रखें। मेरी सिस्टर की सपोर्ट, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी, एंड देन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन आफ्टर माय मैरिज। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और इसका सेहरा वाकई उनके सर जाता है कि उन्होंने आपको आपकी जितने भी ख्वाब थे उनको पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत आपको सपोर्ट किया। यकीनी तौर पे हर खातून के पीछे किसी ना किसी मर्द का हाथ होता है, कभी वो उनके फादर होते हैं, कभी भाई होते हैं, कभी हस्बैंड होते हैं जो उनको कामयाब बनाते हैं। बेहतरीन आपने बात कर दी। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप सिखाना शुरू करती हैं, सिखाने का एक अमल होता है, उसमें भी दो तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जिनको गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें होती हैं, उनका रुझान इस तरफ होता है। एक होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता और आपने उनको रॉ से सिखाना होता है। तो एक जो टीचर है उसने दोनों को साथ में लेके चलना है। कितनी डिफ़िकल्टीज आती हैं एज एन आर्ट टीचर, एज अ ड्राइंग टीचर, कि आपने दोनों का जो लेवल है वो बरकरार रखना है और सिखाना भी बेहतरीन है और दोनों को एक जगह पे पहुंचाना है। ठीक है। अच्छा, इसमें ना डिफरेंट हमारे जैसे फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है ना, उसमें आर्किटेक्चर भी है, डिज़ाइन भी है। तो जो एनसी में एडमिशन मिलता है ना वो बेसिकली आपको आपकी स्किल की बेस पे मिलता है। आपकी जिस तरह की ड्राइंग है, या आपने दो सब्जेक्ट में अपने इंटरेस्ट लिया हुआ है तो एक में नहीं कर रहे ना, इसका रीज़न है कि ड्राइंग की स्किल उतनी है, ठीक है, तो दूसरे में भी आप कर सकते हैं। अब टीचर पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि जो ड्राइंग की क्लास है उसमें आर्किटेक्चर भी बैठा हुआ है, आर्किटेक्ट भी बैठा हुआ है और उसमें पेंटर भी बैठा हुआ है, इंटीरियर डिज़ाइनर भी बैठा हुआ है, सारे उसमें बैठे हुए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी हार्श प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम क्लास में करवाते भी हैं। लेकिन अभी जो मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं बहरीन में माइक्रो आर्ट स्टूडियो है जिसमें ऐसे बच्चे जो ऑटिज़म का शिकार हैं वो भी हैं और दे आर लर्निंग इवन। तो ये मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स का जो बिलीफ सिस्टम है, टीचर का तो है और हम उसके लिए एफर्ट भी करते हैं। और मैंने जब ड्राइंग स्टार्ट की थी तो माई टीचर वॉज तहमीना अली इन गुजरात, तो उनकी जो सारी टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस हैं वो आज तक मुझे काम आ रही हैं और मैं अभी तक उनसे कांटेक्ट में भी रहती हूँ। बट जो टीचर हम समझते हैं ना कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके कर रहे हैं, वो बच्चों का इंटरेस्ट भी ड्यूरिंग द एजुकेशन उनका इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है। मतलब वो लर्निंग तो उनकी हो रही है स्किल वाइज, वो सीख रहे हैं, बट उनका इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा डिपार्टमेंट वो। अच्छा, लेकिन मेरा आपने बड़ी अच्छी बड़ी ज़बरदस्त बात की है जिसके अंदर मेरा बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ है कि ऑटिज़म के जो बच्चे हैं उनको जो आप सिखा रही हैं वो किस तरह से सीखते हैं। कहा तो ये जाता है कि ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, लेकिन कुछ स्किल्स उनकी सही नहीं होती, जैसे कम्युनिकेशन वो नहीं कर पा रहे होते हैं, आंखों में नहीं देख पा रहे होते, नॉर्मल बिहेवियर उनका नहीं होता। उनको सिखाना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा, उनको बताना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, वो किस तरह करती हैं? अच्छा, उसमें ये कि जहाँ पे मैं हूँ ना वहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस हैं बच्चों की।
कुछ जैसे आप कह रहे हैं ना, कुछ आई कांटेक्ट जी, नहीं करते, जी। कुछ बात नहीं करेंगे, कुछ शाय होते हैं, लेकिन आप यकीन करें उनका स्किल लेवल इतना अच्छा है, कुछ बच्चों का, सबका नहीं है, कुछ पे एफर्ट करनी हमें पड़ती है, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो सिखानी पड़ती हैं। दूसरा, हम ये नहीं कहते, मैं खुद इस कॉन्सेप्ट से अब निकल चुकी हूँ कि आपको ज़रूरी है कोई टेबल ही ड्रॉ करना है, ज़रूरी है कोई चेयर ही ड्रॉ करनी है तो आप बात कर सकते हैं उस पर। आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरफ जाएं, कलर्स की अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, कलर बोलते हैं। ये आपने भी सुना होगा जी, फलां पेंटिंग इतने 1000 में बिक गई है या इतने डॉलर्स में बिक गई है, उस पर सिर्फ एक लाइन ड्रॉ हुई थी। तो बेसिकली देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट पेंटिंग और वर्क। सो उसमें भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। सो उसको डिवाइड उन्होंने किया होता है बेसिकली टीचर्स के लिए भी, कि ये बच्चे आपके साथ रहेंगे, डिफरेंट टीचर्स हैं, ये बच्चे आपके, आप इसकी स्किल पे काम करें, आप ड्राइंग पे काम करें, आप उसके इमोशंस पे काम करें, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी उनको देखना होता है ना, उनको आपने फुल टाइम देना है। बट मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे हमारे बेसिकली लैक ऑफ एजुकेशन और नॉलेज है, अवेयरनेस नहीं है। वहाँ पे पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं इतने बच्चों को, मतलब मैं आई कैन शेयर सम पिक्चर्स विद यू कि एक बच्ची है, वो देखने में आपको एबनॉर्मल लगेगी, बट शी इज़ डूइंग एवरीथिंग देयर। मतलब वो स्पोर्ट्स में भी है, वो कराटे कर रही है, वो पेंटिंग कर रही है, शी इज़ वेरी, मतलब शी इज़ द स्टार ऑफ बहरीन, मैं तो ये कहूँगी। ठीक है, रियली तो मैं ये कह रही थी कि हमारे यहाँ ऐसे बच्चे के फीचर्स देख के भी लोग कहते हैं इस पे मेहनत नहीं कर सकते हम, इसका कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, डाउन सिंड्रोम है उस बच्ची को या कुछ अच्छा, ऑटिज्म भी है और डाउन सिंड्रोम, दोनों चीज़ें कुछ मिक्सचर है, बट शी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, क्योंकि मदर और फादर उसको उस जगह पे छोड़ के जाते हैं, टाइम निकालते हैं, एंड शी इज़ डूइंग एवरीथिंग। और मैं हैरान रह जाती हूँ कि यार पाकिस्तान में भी अगर ऐसे पेरेंट्स या ऐसी फैमिली मौजूद हो तो हमारे बच्चे पीछे रहने वाले नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखें अभी टाइम के साथ साथ काफ़ी चेंजेस भी आ रहे हैं, कंटेम्प्रेरी आर्ट आ गए, आपके आर्ट की लैंग्वेजेस बहुत सारी चेंज हो गई हैं। अच्छा नुमेरा, हम स्ट्रेस के हवाले से बात करेंगे कि वो किस तरह से मैनेज कर सकता है इस चीज़ के साथ। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। नुमेरा हमारे साथ मौजूद हैं और ऑटिस्टिक बच्चों की जो इन्होंने मुझे बात बताई है, मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा कामयाब करे और वो आर्ट्स की फील्ड में ही बहुत ऐसी चीज़ें करें जिन्हें देख के हम भी ये सोचें कि अगर खुदा न खास्ता कि हमारे किसी बच्चे को ऐसी कोई बीमारी हो गई है तो वो भी दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा, मैं स्ट्रेस के हवाले से बात कर रही थी। अब लोगों को ये पता लगना शुरू हुआ है कि जितने भी हाथ से काम किए जाते हैं उनसे आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। डॉक्टर्स बाकायदा ये कहने लग गए हैं कि आप, जैसे कुछ ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं, वो कहते हैं आप कपड़े धोएं, आप बर्तन धोएं, ताकि आपका हाथ किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो। इसकी क्या साइंस है, आर्ट्स इसके बारे में क्या कहते हैं, और आर्ट्स की जो भी चीज़ें हैं, ड्राइंग है, स्कल्पचर है या कैलीग्राफी है, इससे कितना आपका स्ट्रेस जो है वो ख़त्म होता है और रीज़न क्या है इसके पीछे? अच्छा, रीज़न देखें, अगर साइंस के हवाले से देखें तो मुझे लगता है कि बेसिकली एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है। ठीक है, ठीक है, जैसे आप अभी बात कर रही थी कि हाथ से ड्राइंग करें या पेंटिंग करें, तो फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे मेरा तो ये भी बिलीव है कि जैसे हम वॉक भी करते हैं, उसमें भी आपने थ्योरी सुनी होगी कि 20 मिनट्स के बाद आपका स्ट्रेस रिलीज़ होना शुरू हो जाता है थ्रू द ब्रेन। आपकी सारी जो नेगेटिविटी है या स्ट्रेस है वो ज़मीन के अंदर, हाँ, ज़मीन के अंदर चला जाता है। इसी तरह से कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी है तो वो आपका ध्यान जो है ना, बेसिकली आपकी अटेंशन वो डाइवर्ट कर देती है। लेकिन मैंने तो कभी किसी डॉक्टर को ये कहते हुए नहीं देखा कि आप जिम करें आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। नहीं, क्यों नहीं है? वो हमेशा ये कहते हैं कि आप जो इस तरह के चोर्स हैं या आप कलरिंग है, आजकल बहुत आया हुआ है कि कलरिंग है, वो रिकमेंड करते हैं कि वो आप करें। तो आर्ट से क्या कोई ख़ास रिश्ता है स्ट्रेस खत्म करने का? कलर जो है ना वो हमारे सेल्फ पे और मूड पे इम्पैक्ट करते हैं। जैसे आपने आज डार्क ब्राउन कलर पहना, तो ये दिस इज़ अर्दी कलर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन माई सेल्फ ऑल्सो। ठीक है, कि आई एम फीलिंग डाउन टू अर्थ, आपको देख के कि आपका आज का मूड किस तरह से है। इसी तरह से व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, कोई वाइब्रेंट कलर बच्चा भी जब चूज़ कर रहा होता है ना वाइब्रेंट कलर, तो इट्स मीन कि ही इज़ इन हाई फेज राइट नाउ। अगर ही इज़ चूजिंग सम पेस्टल कलर्स और उसका मूड थोड़ा सा डाउन है तो वो उस तरह के कलर्स ही चूज़ करने की तरफ जाता है। तो बेसिकली साइकोलॉजी है, हर कलर का अपना एक मीनिंग है।
आपने सुना होगा कि जब हम किसी रूम के अंदर एक लाइट स्पेसिफिक लगा देते हैं, ब्लू लाइट लगाएंगे तो कामनेस की फीलिंग आती है, रेड लगाएंगे तो हम हाइपर फील करते हैं। सो साइंस का इसी तरह से कनेक्शन है आर्ट्स के साथ। तो जब वी आर डूइंग यूजिंग एनी कलर ऑन द सरफेस, कैनवस है या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका डायरेक्टली हमारे मूड पे असर आता है। Impact एंड इफ सम वन इज़ गोइंग आउट, अगर हम कुछ कर रहे हैं एंड देन हमें कोई एडमायर भी करता है, दिस इज़ सो नाइस। मीन अगर ऑटिज्म बच्चों की मैं बात करूं तो अगर मैं उन्होंने कुछ भी किया हुआ है, आई एम सेइंग समथिंग कि वाओ इट्स एन आर्ट पीस, एंड उनका इंकरेजमेंट लेवल और उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है। सो इट्स डिपेंड कि आप कलर थेरी भी साथ लेके चल रहे हैं। आप जैसे वहाँ पे एक मैंने देखा है, यहाँ पे मैंने अभी तक नहीं देखा, कि वहाँ पे एक फ्लैश रूम है जहाँ पे कलर स्प्लैश रूम, सॉरी, आपने कलर को सिर्फ स्प्लैश करना है फुल रूम में। ठीक है। बच्चे आते हैं, ऑटिज्म भी बच्चे हैं, नॉर्मल भी हैं उसमें। इफ़ यू वांट टू डू स्प्लैश सम कलर्स, यू कैन चूज़ योर ओन कलर एंड यू कैन स्प्लैश। वो आप जब बाहर निकल रहे होते हैं, उनके कपड़े भी कलर से हैं और दीवारें में, बट दे आर फीलिंग सो गुड एंड रिलैक्सिंग। इसी तरह से साइकोलॉजी में भी बहुत सारी मिथ्स हैं ऐसे कि इफ़ यू आर डूइंग सम स्क्रिबलिंग तो यू हैव समथिंग टेंशन इन योर माइंड। मतलब ये कनेक्ट करता है आपके ब्रेन के साथ आपका हाथ। इफ़ यू आपकी लाइन स्मूथ है, आपका कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें और साइकोलॉजी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि जब हम फिजिकली एक्टिविटी भी करते हैं, कलर्स का भी इम्पैक्ट होता है उस पर, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो चीज़ निकल जाती है, जो स्ट्रेसेस होते हैं वो निकल जाते हैं, तो रिलैक्स होता है उसके बाद इंसान। बिल्कुल ठीक कह रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। नुमेरा हमारे साथ जो है वो मौजूद है। मुझे बताएं कि जो हम आर्ट के हवाले से जितनी भी बात करते हैं, दुनिया में आर्ट पीसेस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और दुनिया उनको बहुत सराहती भी है। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली पाकिस्तान में देखें तो हमें लगता है कि ये एक लग्जरी है, ये एक समटाइम्स वेस्ट ऑफ मनी भी इसे कहा जाता है, या आर्टिस्ट को वो इज़्ज़त, वो मकाम, वो पोजीशन नहीं दी जाती जो वो डिज़र्व करते हैं। और सिमिलर टू आर्ट टीचर भी है कि अगर हमें लगेगा कि जी बच्चा छोटे लेवल पे भी अगर आर्ट के पीरियड में जा रहा है और आर्ट टीचर से कुछ पढ़ा रहा है तो हम कहते हैं अच्छा ये तो आर्ट्स है ना, बाकी दिन बताओ क्या किया, उसको हम इतनी अहमियत नहीं देते। तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, दुनिया में आर्ट की क्या अहमियत है और आर्ट टीचर की क्या अहमियत है उनकी नज़र में? अच्छा, मेरा तो बिलीफ सिस्टम कुछ और तरह का है। मैं कहती हूँ कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एनीवेयर, किसी भी दुनिया के आप हिस्से में चले जाएं, अगर आप कोई सर्विसेज कर रहे हैं या आप आर्ट से रिलेटेड फील्ड में हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो रिगार्ड आपको ना जितना आपने काम किया उस हवाले से मिलता ज़रूर है। ठीक है। पाकिस्तान की मैं बात करूं तो अभी तो माशाल्लाह बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो इतना अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी किसी यानी मुल्क से मुझे पीछे नहीं लगता। मैं अभी बहरीन में भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ग्रुप शोज़ करवाए हैं और ख़ुद भी मैं पेंट कर रही हूँ। तो वहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस मैं देखूँ ना तो सिर्फ ये है कि थोड़ी सी एप्रिसिएशन की कमी होती है। सम टाइम हमें यहाँ पे उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। यहाँ हर गैलरी वाले ने अपना एक क्राइटेरिया बना लिया है कि इस तरह के लोगों को काम देना है, इस तरह के लोग, तो वहाँ से लोग थोड़ा शायद मे बी डिस्करेज होते हों। लेकिन अदरवाइज़ कुछ इदारों के लोगों को भी मैंने कंप्लेन करते हुए सुना है कि वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती या वो चीज़ नहीं मिलती, बट मेरा ऐसा बिलीव नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस भी इदारे में काम किया है रिस्पेक्ट भी मिली है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा पाकिस्तान में भी काम करने का। बट मैं देखूँ तो पीछे नहीं है हमारा मुल्क, किसी भी लेवल पे आके मैं देखूँ बिल्कुल बिल्कुल पीछे नहीं है। बिल्कुल। सो अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं शायद। बिल्कुल सही कह रही हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे। मुझे बताएं कि इस वक्त आप पाकिस्तान में कहाँ कहाँ जो है वो पढ़ा रही हैं, कहाँ कहाँ सिखा रही हैं? क्या आप प्राइवेट भी सिखाती हैं? अगर कोई बच्चा जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुका है और वो चाहता है कि वो सीखे इस चीज़ को, तो आप क्या एकेडमी है कोई जहाँ पे सिखाती हैं? अच्छा, मैं करंटली आई एम लिविंग इन बहरीन। मैं अभी ग्रुप शोज़ वगैरह यहाँ पे कर रही हूँ, पढ़ाती मैं NCA में रही हूँ, रावलपिंडी कैंपस में, इस्लामाबाद कैंपस में। देन मैंने भी रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में एक थीसिस भी करवाया है। बट करंटली मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर रही। ठीक है। काम मैं वहाँ पे बहरीन में कर रही हूँ। ठीक है। बट मैं यहाँ पे अभी पाकिस्तान आई थी 1 मंथ के लिए, तो मैंने तब भी
तकरीबन 2-3 वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की हैं। अच्छा। यानी जो मैंने वहाँ से भी सीखा है, आई वांट टू डिलीवर हेयर इन माय ओन कंट्री, जिसमें कुछ टेक्निक्स भी थी वो भी मैंने वहाँ की शेयर की हैं, अपना भी काम शेयर किया है और ग्रुप शोज़ भी किए हैं। जो मेरा अपना पर्सनल है वो मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ पाकिस्तान के लिए। मेरे कुछ बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्ची दोहा से भी क्लासेस ले रही है, पाकिस्तान से भी मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं। ऑनलाइन क्लासेस हैं, जैसे 2 डेज़ इन अ वीक्स होते हैं। ठीक है। और वहाँ पे जो स्टूडियो है माइक्रो आर्ट में, उधर मैं वर्कशॉप्स वगैरह अच्छा, करवाती मुझे हूँ। बताएं, अगर किसी ने पाकिस्तान से आपसे रब्ता करना हो तो किस तरह? जी, इंस्टाग्राम के थ्रू रब्ता कर इंस्टाग्राम, सकते हैं? फेसबुक दोनों ठीक है। है। उस पर मेरा ईमेल एड्रेस भी है, मेंशन है, तो दे कैन टेक। और आप ऑनलाइन उनको जो है वो एग्जैक्टली वर्कशॉप्स देती हैं? 2 डेज इन अ वीक, बिकॉज आई एम हैविंग सेम एज बेबी लाइक यू। अच्छा, मैंने जो है नुमेरा की जितनी भी तस्वीरें देखी हैं वो अक्सर सिखा रही होती हैं, कोई वर्कशॉप चल रही होती है और बच्चा हाथ में उठाया हुआ होता है, गोद में उठाया हुआ होता है। और लिटरली जिस तरह मैं कह रही हूँ ना कि मैंने अभी सोचा है कि बहुत कुछ है ज़िंदगी में और जो मैंने सीखना है, तो ये भी मैंने सीखा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ दुनिया में, या सिर्फ मेरी जैसी ख़वातीन नहीं हैं, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपने बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनको गोद में उठा के काम कर भी रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं। क्योंकि काम तो आपने करना है, वो नहीं रुकेगा, और बच्चे को भी आपने ज़ाहिर अपने साथ रखना है। मेरा ज़िंदगी में एज अ आर्ट पर्सन क्या चेंज आया है आपके बेबी के बाद? और जिस तरह मैंने तस्वीरों में भी कहा कि आपने उनको गोद में उठा के जो है वो काम किए, लगता है कि ये मुश्किल काम है कि मैं किस तरह से करूँगी, मैं वर्कशॉप कैसे कराऊँगी, मैं इसको किस तरह से मैनेज करूँगी, या नहीं अब मैं एक सुपर वुमन हूँ और मुझे आ गया है सब कुछ मैनेज करना? देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका बिलीव और टाइम मैनेजमेंट। अगर आप मैनेज करते हैं चीज़ों को, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक वर्कशॉप करवाई जिसमें मेरे बच्चे का मूड भी अपसेट था, वेदर भी ऐसा था, तो मैं खुद ही मैं सोच रही थी कि इसको मैं खुद से अलग ना करूँ, और वो रो भी रहा था। सो मैंने उसको हाथ में पकड़ा, वहाँ पे सारी फीमेल्स थी, उनसे मैंने बात की कॉन्फिडेंटली। मैंने कहा आप लोग भी इस स्टेज पे आएंगे, कुछ मदर्स हैं मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे। उन्होंने कहा हमें कोई इशू नहीं है। सो मुझे कुछ जगहों पे मुझे बताना पड़ता है दैट आपको शायद थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो, बट आई विल डिलीवर एवरीथिंग जो मुझे आता है, वो मैं अपना 100% दूंगी। बट अगर बच्चा थोड़ी देर साथ है, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप कह रही थी ना कि छोटा, आपका मुझे नहीं पता 2 इयर्स का आप कह रही हैं? नहीं, 1 साल की, 1.25 साल की। हाँ, सेम एज है, 1.25 साल, मेरा भी 1.5 साल का बेटा है। सो मैं क्या करती हूँ कि स्लीपिंग टाइम में मैं अपनी चीज़ें मैनेज करती हूँ। उसका जो स्लीप आवर्स होते हैं 1 आवर या 2 आवर्स, या जब रात को वो जल्दी सो जाता है, कि मैंने उसका टाइम एक रखा हुआ है 8 o'clock उसको सुला देना है। देन जो बाद के 2 कितने बजे उठ रहा है फिर वो 6 o'clock उठता है समटाइम। हाँ जी, फिर 5 o'clock भी उठता है। बट ये है कि जो उसके स्लीपिंग टाइम के बाद मेरे आवर्स 2 आवर्स होते हैं, उसमें मैं अपना काम करती हूँ। मतलब जो दिन के मैनेजमेंट और वर्कशॉप्स हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट रात को मुझे अपना काम भी करना हो, क्योंकि मैं एज एन आर्टिस्ट भी काम कर रही हूँ। मेरे अभी रिसेंटली अपकमिंग शोज़ भी हैं मार्च में बहरीन में। यहाँ पे भी मैं 1 मंथ के लिए एग्जीबिशंस वगैरह? जी, एग्जीबिशंस भी मैं साथ साथ कर रही हूँ एज अ विजुअल आर्टिस्ट। जी, मुझे बताएं कि एग्जीबिशंस जो आप करती हैं उसमें सिर्फ आपका काम होता है, या किसी और आर्टिस्ट का भी आप साथ में काम करती हैं, या अपने जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनका काम भी डिस्प्ले करती हैं? क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को मैंने ऐसे देखा है कि वो अपने स्टूडेंट्स को, जो बड़े शार्प होते हैं, जो बड़े अच्छे होते हैं, उनको अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं कि शायद हमारी वजह से आपको और ज़्यादा काम मिलना शुरू है। तो ये भी एक्सपीरियंसेस हैं आपके? अच्छा, मेरा जो रिसेंटली काम है वो सारा सीनियर आर्टिस्ट के साथ था। अच्छा। उसमें एक बच्ची थी कोई स्टूडेंट वुमेन यूनिवर्सिटी की, बट मोस्टली सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम था, और उसमें ग्रुप शो होता है जिसमें मेरा कोई 1 या 2 पीस होते हैं। लेकिन जो मैं बहरीन में जैसे करवा रही हूँ, तो वहाँ पे हमारे जो छोटे जैसे ऑटिज्म के स्टूडेंट हैं या नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं, उनके काम भी डिस्प्ले होते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब उनको वहाँ पे एनकरेजमेंट ज़्यादा मिले। हाँ, अब मैंने ये प्लान किया है, मेरे बल्कि डिस्कशन चल रही है कि मैं अपने पाकिस्तानी आर्टिस्टों का काम लेके जाऊँगी या बुलवाऊँगी वहाँ पे, अपने यहाँ के लोगों का काम वहाँ पे दिखाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ, यानी कोई ग्रुप शो ऐसा रखेंगे जो कि बहरीनी और पाकिस्तानी लोग मिलके करेंगे, यहाँ के लोगों को भी ज़रा इंकरेजमेंट। ठीक है नुमेरा, मुझे बताएं कि जब कोई बच्चा आपके पास मशवरे के लिए आए एज अ टीचर, आप उसको मशवरा दें, तो आप उसे क्या कहेंगी कि इसको एज अ प्रोफेशन रखा जा सकता है पाकिस्तान में स्पेशली? बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न होती है कि मेरे बच्चे का रुझान तो है, मैं इसको सपोर्ट भी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके ब्रेड एंड बटर का क्या बनेगा? ख़ास तौर पे लड़कों के हवाले से। लड़कियाँ तो चलें, कमाया तो ठीक है, बड़ा उनके लिए एक एक्साइटिंग चीज़ होती है, नहीं भी कमाया तो उन्होंने घर नहीं चलाना, तो उनको होता है कि हम कुछ ना कुछ, मैंने 1 महीना ज़्यादा हो गया, 2 महीने नहीं हुए तो मैनेज हो जाएगा।
लड़कों के हवाले से बहुत सारे पेरेंट्स को ये होता है कि ऐसा ना हो कि ज़िंदगी में ये ना बढ़ सके, इसके बहन भाई जो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वो बहुत आगे रह जाएं, ये ना हो सके। आप एज अ प्रोफेशन इसको सपोर्ट करती हैं कि नहीं आप ये करें? अब लोगों के अंदर जो है वो तब्दीली आ रही है, वो इसको सीरियसली ले रहे हैं और ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन। देखिए मैंने तो एफर्ट की है ना इस फील्ड के लिए। मैं अब जैसे आपको बता रही थी कि बचपन में मैंने एक गोल बनाया और मैंने उसको अचीव किया। ये सवाल हमें एडमिशन से पहले भी कुछ पेरेंट्स करते हैं, अभी भी करते हैं। एमसीए में जब भी एडमिशन्स आते हैं तो पेरेंट्स हमें कॉल करके कहते हैं कि सेफ़ है ये, मतलब आगे बच्चों का क्या बनेगा। अभी आप यकीन करें कि इदारे को चलाने वाले जो 60% है वो मेल हैं। वो आर्टिस्ट भी हैं, दे आर एग्जिबिटिंग देयर वर्क। मेरी भी आप मिसाल ले लें कि आई एम एग्जिबिटिंग माई वर्क ऑल्सो, आई एम डूइंग माई वर्कशॉप्स ऑल्सो, मैं साथ जॉब भी कर रही हूँ। सो तीन चीज़ें हैं। एंड ऑनलाइन आप जितना मर्जी कमा लें, मैं सिक्योरिटी देती हूँ कि अगर आपका बच्चा इस फील्ड में आ रहा है, ही कैन डू एनीथिंग। मतलब देखिए हमारी जो फील्ड है ना, जैसे मैंने अभी बताया मेकअप रूम में कि मैं फरहान के साथ भी काम करी थी, मैं उसके साथ परफॉर्मिंग आर्ट में भी थी, यानी मैंने जजेस के कुछ रोल किए। क्यों किए? क्योंकि मेरे पास एक स्किल थी कि चले मैं अपनी जॉब भी कर रही हूँ, सैटरडे संडे ऑफ होता तो मैं इधर आके रिकॉर्डिंग भी करवाया करती थी। सो अर्निंग सोर्स जो है ना वो आप खुद तलाश भी करते हैं, आपको एफर्ट करनी पड़ती है। घर बैठे तो कोई आपको जॉब नहीं देगा। आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वाज डूइंग माय एग्जीबिशन एट दैट टाइम, उस टाइम पे भी कर रही थी और उसके बाद से अभी तक मैं कर रही हूँ। एंड आई एम अर्निंग, क्योंकि मेरा जो पेंटिंग या ग्रुप शो में कोई भी काम निकलता है दैट इज़ अ अर्निंग सोर्स। वर्कशॉप में भी हम कमाते हैं। तो इसमें जो जॉब कर रहे हैं लोग, उनकी तो परमानेंट जॉब लगी हुई है। एमसीए की अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो परमानेंट फैकल्टी है, जो कि कोई इशू नहीं है उनको। गवर्नमेंट जॉब है ना, गवर्नमेंट जॉब, बिल्कुल ठीक है। और किसी भी इदारे में भी अगर आप विजिटिंग भी करते हैं तो आप अच्छा खासा कमा रहे हैं। ठीक है, मुझे कुछ और भी सवाल पूछने हैं आपसे इस टॉपिक से के अलावा, मे भी लोगों को बड़े अच्छे लगे। एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। नुमेरा हमारे साथ मौजूद हैं और मेरा जो पर्सनल मुझे लगता है कि कुछ लोग होते हैं जो बड़े मेहनती भी होते हैं, किस्मत भी उनकी चल रही होती है, लेकिन वो बड़े शार्प होते हैं। मौके पे चौका मारना वो जानते होते हैं कि हमने क्या करना है। जिस तरह आपने कहा मैंने फरहान के साथ भी काम किया, अगर आप फरहान के साथ ना भी काम करती तो आपको ज़रूरत नहीं थी उस काम की, लेकिन यू थॉट कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास टाइम भी है, अवेल करनी चाहिए। बहुत सारे लोग लेकिन नुमेरा होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं और वो इस चीज़ को अपनी बहुत बड़ी खूबी के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जी हम तो नहीं ज़्यादा बात करते, जी हम तो चुप करके रहते हैं। There is some weakness behind that. है ना, हम तो जो है वो अपने काम से काम रखते हैं हर जगह पे। आपको क्या लगता है एज अ आर्टिस्ट, या आजकल की दुनिया के हिसाब से अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि अगर आप साइड पे बैठे रहेंगे तो आपको फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। एज अ आर्टिस्ट ऐसे बच्चों को, या वैसे भी किसी भी फील्ड में कोई ऐसा बच्चा हो, उसको आप क्या मैसेज देंगी कि अगर आप इस माइंडसेट के साथ चलेंगे कि जी मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैंने इंट्रोवर्ट ही रहना है पूरी ज़िंदगी, तो फिर बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो आप मिस कर देंगे, अवेल नहीं कर पाएंगे। देखें, मुझे तो लगता है कि इस मैसेज के लिए ना मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं। जो आर्टिस्ट है ना वो अपने जो एक तो जो आप अभी नाम ले रही थी कि एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो वो काम करने के बाद निकलता है। आर्टिस्ट ना अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है, उसको किसी गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अगर सोचती हूँ कि मैंने बचपन में सोचा तो मैंने उस गोल को अचीव भी किया अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन अगर ये क्रेज़ ना होता तो किसी और फील्ड में भी मैं, अगर मेरा इंटरेस्ट होता तो मैं उसके लिए भी एफ़र्ट करती। सो आर्टिस्ट को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 100% गारंटी है कि आपको लिविंग अपने के लिए कोई फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। आप अर्निंग सोर्स आपके इर्द गिर्द होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके इर्द गिर्द होते हैं। मैंने तो सुना है कि पाकिस्तान में जी मास्टर्स किया हुआ है तो लोगों को जॉब नहीं मिल रही। मेरा ऐसा कोई, मैं कहती हूँ एफ़र्ट करें, आपको एफ़र्ट तो करनी है ना, घर आके कोई जॉब नहीं देगा। अगर आपने भी अभी अपनी एग्जांपल दी दैट मैं अगर नई कोई काम करती तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। सही है। सो एफ़र्ट और आपका टाइम मैनेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस और बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे नहीं लगता आर्टिस्ट को बताने की ज़रूरत है। आजकल के जो बच्चे हैं माशाल्लाह दे आर वेरी सेंसिबल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, तो दे कैन टेक देयर डिसीजंस। लेकिन मेरा ये उनको कहना है कि
लिविंग के लिए उनको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे चांसेस। लेकिन मेरा फिर क्या रीज़न है कि इतने सारे आर्टिस्ट जो हैं वो जॉबलेस भी होते हैं, वो इस फील्ड से नाराज़ भी होते हैं, वो लोगों से भी नाराज़ होते हैं कि जी हमारे आर्ट को उतनी कदर नहीं मिलती, सराहा नहीं जाता, या कदर नहीं कदर इस तरह भी कि अगर वो एक पीस का कह रहे हैं ना कि जी ये 10,000 की है, लोग उन्हें आगे से कहेंगे इसमें है ही क्या, ये तो मैं भी कर लूँ, ये तो मैं भी यूं करके ब्रश फेंकूँ तो ये बन जाए। तो आपने क्या ऐसी ख़ास बात की है कि आप इसके 10,000 रुपये मांग रहे हैं? तो उधर से आर्टिस्ट जो है ना वो थोड़ा सा वो होता है कि यार मेरे काम को ये इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा बंदा, ये समझ रहा है कि ये कोई भी कर सकता है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये बहुत कम लोग हैं जो जिनकी ये काम करती है और वो ये कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर आपको क्या लगता है कि उनकी मेहनत में कोई कमी है, उनके अपने काम को प्रोजेक्ट करने में कोई कमी है, उनके सही रास्ता ढूंढने में कमी है? मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती कुछ लोगों को। दे आर हैविंग स्किल्स, वो काम भी करते हैं, स्किल्स भी होती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी शायद वो वैसी अवेल नहीं कर पाते सिचुएशंस की वजह से, हालात की वजह से। पाकिस्तान के भी आप हालात देख लें। भी मैं आपको एक हिस्ट्री से बात बताती हूँ। वैन गॉग था, आपने शायद नाम सुना, स्टारी नाइट उनकी बहुत फेमस पेंटिंग है। अब इन हिज लाइफ कोई बंदा उसके काम को देखता नहीं था, ठीक है, और उसको सपोर्ट करने वाला कौन था? उसका भाई था, जो उसको सारे मीडियम्स उसके प्रोवाइड करता था, पेंट्स एंड कैनवसेस। जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद उसके भाई की भी वाइफ ने कोई एक पीस एग्जिबिट किया और लोग अमेज्ड रह गए कि अच्छा ये काम। सो लाइफ में आप ये ना समझें कि मुझे नहीं लगता कि लाइफ में हमें ये सोचना है कि अच्छा इधर से अप्रिसिएशन नहीं मिली तो ना कुछ नहीं हो सकता। आपको और जगह तलाश करनी है, आपको एफर्ट करनी है, और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जैसे मेरा एक ये भी बिलीव है, आइडियाज़ इज़ नॉट समवेयर एल्स, ये आपके इर्द गिर्द आइडियाज़ घूम रहे होते हैं। जस्ट यू हैव टू फाइंड दैट, और कोई कॉन्फिडेंस और यकीन रखने की ज़रूरत है। सो हो सकता है बहुत सारे लोगों को नाम ना मिलता हो ज़िंदगी में, लेकिन उनके जाने के बाद उनके इतने इतने बड़े नाम होंगे। लेकिन मेरा फिर तो लोग ये भी कहेंगे कि जाने के बाद नाम होने का क्या फ़ायदा, जब हमने ज़िंदगी में बड़ी मिजरेबल ज़िंदगी गुजारी। जिनका आपने नाम लिया, जिन शख्सियत का, मे बी वो खुद अपनी चीज़ों को प्रोजेक्ट नहीं कर पाए सही से, और उनके जाने के बाद उनकी चीज़ों को दुनिया ने देखा, तब उनको सराहा गया। एग्जैक्टली ऐसा ही है। यानी ही वॉज अ साइकी पेशेंट, और उन्होंने कोई अपनी हिस्ट्री में कान भी काटा, वो भी एक उन्होंने उस पर भी पेंटिंग बनाई हुई है उस आर्टिस्ट ने। लेकिन उनका काम जो था वो एक चेंज लेके आया मेजर, यानी एक आर्ट फॉर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई जो कि उससे पहले हिस्ट्री में नहीं हो रही थी, ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, बट लोगों को तक वो चीज़ उस टाइम पे नहीं पहुंची। तो मैं यही कह रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ सम टाइम नहीं मिलती उन लोगों को, बट जो आर्टिस्ट है ना वो जैसे मैं अपनी भी मिसाल दूँ, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी काम करती हूँ। सम टाइम मुझे अप्रिसिएशन नहीं चाहिए होती, मैं सिर्फ अपने लिए, अपने मूड को स्टेबल रखने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करती हूँ। जैसे मैं बता रही थी कि 2 घंटे मैंने रखे तो इट्स मी टाइम, और वो मैं शेयर भी नहीं करना चाहती। सम टाइम मैं अपना सारा काम भी शेयर नहीं करती कि ज़रूरत है कि मैं इसको दिखाऊं और लोग इसको अप्रिशिएट करें। नो। अच्छा नुमैरा, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग जो हैं ना वो आपको सिखाना शुरू कर देते हैं कि आपका काम किस तरह से करना है। फॉर सपोज एक बंदा आपको हायर करता है अपने रेस्टोरेंट के लिए या अपने घर के लिए, कहते हैं ये मेरी थीम है, ऐसी 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 आपने पेंटिंग बनानी है, इस दीवार पे जो पेंटिंग लगे वो ऐसी होनी चाहिए, उसमें ये कलर होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप सोच रही होंगी कि नहीं ये तो अच्छा नहीं लगेगा, इसमें तो डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, या इस दीवार पे एक औरत की तस्वीर अच्छी नहीं लगेगी, कुछ और सीनरी हो या मे बी कुछ और हो तो अच्छा लगेगा। इस तरह से फिर आर्टिस्ट जो है वो आप स्पेशली दूसरों के कहने पे भी काम करती हैं, उनकी चॉइस के हवाले से काम करती हैं या नहीं? आपका जो काम है वही अगर वो लेना चाहते हैं तो वो ले सकती हैं, आप एज पर विश काम नहीं करेंगी? नहीं, मैं कमीशन वर्क भी करती हूँ। अच्छा। मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट की हैं। अभी भी लाहौर म्यूज़ियम में मेरा काम लगा हुआ है जी, इधर वाघा बॉर्डर में, पूरी सीलिंग है, उस पर सारा मेरा काम है और वो मेरी टेक्निक। अच्छा, जो बात आप सवाल करी ना उसका मैं जवाब दे दूँ कि जो डिज़ाइनर होता है ना उसने अपने क्लाइंट के हिसाब से काम करना होता है। जी ठीक है। आर्टिस्ट को अगर आप इफ़ यू आर गिविंग मी एनी रेफरेंस कि ये पोर्ट्रेट है, ये पेंटिंग है, ये मुझे ऐसी ही चाहिए, फिर आई कैन डिमांड माई प्राइस, ठीक है कि ठीक है जी, हाँ। आपका मैं काम कर रही हूँ इतने बना, बट जो मेरा काम है ना उसका प्राइस मैं खुद सिलेक्ट करूँगी और वो उस पर मैं चेंजेस नहीं करूँगी। अच्छा। हाँ, डिज़ाइनर इज़ डिज़ाइनर या कोई जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, या कोई कमीशन वर्क आप करवा रहे हैं तो आपकी इंस्ट्रक्शन को मैं फॉलो, बट इफ़
आई एम डूइंग माई ओन पेंटिंग, उसमें मैं किसी और की इंटरफेयर नहीं करती। Interference बर्दाश्त नहीं करती। हाँ, मतलब हम अपना काम खुद करते हैं। इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन कॉन्टेक्ट द गैलरी, या हो हमसे गया, कॉन्टेक्ट बेहतरीन हो गया। यही जवाब मैं चाह रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, एक और सुबह हमारे साथ से। वेलकम बैक टू द शो। नुमेरा हमारे साथ मौजूद हैं। एक आखिरी सवाल नुमेरा से करते हैं, उसके बाद जो है वो हम ज़ैनब की तरफ चलेंगे। नुमेरा, अगर किसी ने भी टीचिंग की तरफ आना हो आर्ट्स करने के बाद ही, तो आप उसको क्या मशवरा देंगी? क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं जो उसने देखनी है, उसी जगह पे वो अप्लाई कर दे जहाँ से उसने तालीम हासिल की है? उन लोगों को उसका पता भी होगा या नहीं? आपने हर जगह अप्लाई करना है और फिर जहाँ भी आपको मिले, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखी? अच्छा, मुझे तो वैसे ग्रेजुएशन के बाद अपने इदारे ने खुद इनवाइट किया और मैंने जॉब की, बट उसके साथ मैं रुकी नहीं। मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया, जो कि मेरे एक सीनियर की गाइडेंस थी कि अपनी मार्केट वैल्यू ज़रूर देखें। दैट अगर तो आप अपने इदारे में काम करें, दे नो यू, बट बाहर के लोग समझते हैं कि आप इतने स्किल्ड हैं और इतने टैलेंटेड हैं और वो आपको जॉब दे सकते हैं, तो ये भी देखें। सो मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। आपको जब भी आप इंटरेस्टेड हैं टीचिंग के लिए, जॉब के लिए, आपको अप्लाई हर जगह पे करना है। आपको जहाँ पे 7 अपनी सीवीज़ देनी है ना, मैं कहती हूँ आप 12 दें, क्योंकि इदारे हैं ना कहीं से 2 मंथ्स के बाद, 1 मंथ के बाद, 1 साल के बाद आपको कॉल ज़रूर आएगी। और साथ मैंने ये भी एक चीज़ सीखी कि अपनी एजुकेशन पे भी साथ साथ काम करें। इफ़ यू नो अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और आप रुक गए हैं, तो टीचिंग में आपकी एजुकेशन भी जितनी इम्प्रूव करती जाती है ना, जैसे आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट मास्टर्स इंटरनेशनली मैं चाह रही हूँ कि मैं करूँ, ताकि मैं सीखूँ भी, और क्योंकि सीखने के प्रोसेस में तो हम सारी ज़िंदगी रहते हैं। अच्छा इंसान वही है जो सीखता रहे और उसका फ़ायदा भी होता है आपको। बट अगर आप जॉब के हिसाब से देखें तो मैं यही मशवरा दूंगी कि सीवी भी आपने ड्रॉप करनी है। ठीक है। यू स्माइल, तो मैं रुक गई। नहीं, आप मैं कह रही हूँ सीवी भी आपने ड्रॉप करनी है, और उसके साथ आपको एफर्ट भी करनी है कि आप उनसे पूछते भी रहे कि आप हमारी जो जॉब है वो उसका क्या बना है। तो मतलब उनके साथ कनेक्शन में भी रहे। हाँ, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि सीवी ड्रॉप कर दी है तो उसको छोड़ देते हैं। हाँ। लेकिन आपको काम के लिए उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है और काम आपको मिलता है। मतलब मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में काम किया है, थोड़े अरसे भी किया है, ज़्यादा अरसा भी किया है, बट काम किया है। ठीक हो गया। नुमेरा, आप आ जाए हमारे साथ, हम किचन में चलते हैं। ज़ैनब जो है वो हमारा इंतज़ार कर रही है, वहाँ सैलेड बनाकर बैठी हुई हैं। ज़ैनब, ये कितनी देर में आपने सैलेड बना लिया था? मेरे ख्याल से कोई 3-4 मिनट लगे होंगे आपको ये बहुत बनाने जल्दी के बन लिए। जाता है, इसीलिए हाँ। मैंने कहा था कि अफ्तार से पहले, अगर जो लोग डाइट करते हैं ना, उनको ये होता है कि अफ्तार में हम किस तरह से उससे पहले हम कोई क्विक चीज़ मेरे ख्याल से किसी की भी मैं इफ्तारी करूंगी तो मैं ये जरूर बना बहुत लूंगी। सिंपल पता है है, क्यों? बहुत, क्यों? क्योंकि 4-1 मिनट में ज़ैनब ने बना लिया था, तो मैंने कहा चलो। और डिश कितनी अच्छी लग रही है। मैं वो कह रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं सही जगह पे आई। मैं एक वेजिटेरियन हूँ और सैलेड इतना मुझे पसंद है कि मैं बस अभी आपने खाना है सैलेड और खा के बताना है कि बहुत कैसा अच्छा लग रहा है देखने में, वेरी कलरफुल। इसकी ड्रेसिंग आप पहले से बना के रख सकते हैं। उसकी जो लाइफ है वो 3 से 4 दिन होती है। अच्छा। तो आप ड्रेसिंग अगर आपकी बनी हुई है और कटिंग आपने कर ली है, तो बस ड्रेसिंग आपने डालनी है और बस कुछ भी नहीं है, बस फिर आपने मजे। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं ना आजकल के, उनको बड़ी बहस करनी पड़ती है उनके साथ कि ये चीज़ खाएं। यू नो, वो जंक फूड खा के इतने हो जाते हैं, तो उनको फोर्स करना पड़ता है कि आपके पास अभी वक्त है जी, डंडा उठा ले आप सीधा कर दें। अच्छा, मुझे लगता है कि मतलब शुरू से आप आदत डालें तो फिर डल जाती है, और उसको कायम रखें। बहुत सारे लोग शुरू में मेहनत करते हैं, फिर कहते हैं अब थोड़ा बड़ा हो गया, अब अपनी मर्जी करें। बच्चे की भी मर्जी पे चलें, लेकिन हफ्ते में 1 दफ़ा चलें, उनकी मर्जी हो जाए। मुझे ये लगता है कि जितने आप दोनों के छोटे बच्चे ने इसी से कर लें तैयारी, क्योंकि मैंने आयत पे बहुत जो है ना सख्ती की थी। और आयत 3-4 साल तक आयत को चिप्स पैकेट नहीं पता था क्या होता है। जब
इब्राहिम हुआ तो उसके बाद That is उसको very good. क्योंकि इब्राहिम पे मैंने सख्ती नहीं की अपने बेटे पे, और बेटी पे की, तो ये बेटी मेरी माशाल्लाह हर चीज़ खाती है और बेटा नखरे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। Exactly. तो ऐसा मैंने कहा, होता है। फिर उसे पराठे बना के दे रही हूँ और अंडा दे रही हूँ, और अंडे में भी जर्दी नहीं खानी, सिर्फ सफेदी। ओए होए हो जाते हैं बच्चे। तो हाँ, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप सख्ती करें, अभी से ये कर लें। भाई जर्दी तो जो है ना दुनिया की सबसे अच्छी मजे की चीज है। अगर कोई नहीं खा रहा ना तो बेचारा बड़ा सा ही येलो येलो आ जाए सारी तो वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है बल्कि। ना, हाँ, नहीं मिल रही। बिल्कुल। जी जी, ज़ैनब मैं इसकी रेसिपी रेसिपी बता देती हूँ। इसकी ड्रेसिंग के लिए मैंने जैतून का तेल यूज़ किया है 1/2 कप, और उसके अंदर आप लेमन जूस 1 खाने के चम्मच डाल सकते हैं, सिरका 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। अगर इसको आपने करना हो, निकालना हो, तो आप पाउडर डाल लें लहसुन का। मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने के चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ऑरिगेनो 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। ये ड्रेसिंग बना के आप साइड पे रखें, और फिर उसके बाद आपने खीरा क्यूब कटिंग में 1/2 कप ऐड करना, आइसबर्ग 1/2 कप, टमाटर 1/2 कप, प्याज 1/2 कप, लाल लोबिया या चने आप यूज़ कर सकते हैं 1/2 कप, शिमला मिर्च 1/4 कप या 1/2 कप आप यूज़ कर लें, काले जैतून यूज़ कर सकते हैं 3 खाने के चम्मच, और चीज़ आप फीटा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और कॉटेज चीज़ भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपने क्यूब्स की फॉर्म में, क्यूब्स के फॉर्म पे, या आप उसको वो भी कर लें, भुरभुरा सा भी भुरभुरा बना सा भी लें। कर लें, ठीक और अगर वो नहीं ऐड करना चाहते, कुछ लोगों को चीज़ नहीं पसंद, तो आप चिकन ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने स्टार्ट में बताया कि चिकन को आपने ग्रिल कर लेना है नमक और काली मिर्च डाल के, और फिर उसके बाद जब वो बन जाए तो आप उसको क्यूब कटिंग में कर लें। और ये ड्रेसिंग बना के आपने सारी जब ये कटिंग कर लेंगे तो आपने ड्रेसिंग ऐड कर देनी है, और फिर उस वक्त आप अपना नमक या खटास चेक कर लें। ठीक है। तो ये अच्छा बना के भी आप जो है 1 दिन तक चला सकते हैं। अगर आपने सुबह बनाई है तो रात तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये चल जाएगी इसकी। ठीक है। ज़ैनब आपने कहा आधा कप ऑयल यूज करना है, बहुत ज्यादा ऑयली नहीं हो जाएगा? ये तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसमें आधा कप ही आपने डाला? हाँ, आधा कप ही डालें। बट जब जैतून का तेल अच्छा है। जैतून का तेल, और जब नहीं, आप लेकिन मैंने कहा ऐसा ना हो ना कि वो इतना ऑयली हो जाए कि नहीं। मुंह में अलग से ऑयल सा आने लग जाए। जब नहीं होगा? सिरका और लेमन जूस डालेंगे ना, तो वो फिर उसको कट करेगा वहाँ ठीक पर है, जैतून के ठीक तेल को, है। तो इसलिए आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि इसमें जैतून का तेल है। और वैसे भी जैतून का तेल इतना लाइट होता है कि खाते वक्त फील ही नहीं होता। ठीक हो गया। और वो फिर मैं वही बात करूंगी कि इसमें इतने अच्छी प्रोटीन्स हैं और इतनी अच्छी फाइबर है कि आपका पेट भी भरा रहेगा, और बहुत अच्छा आप मतलब जिन्होंने वेट लॉस करना, तो आप ये बेस्ट चीज़ है। और बच्चों के लिए जैतून का तेल तो अच्छा है, बल्कि वो अगर बहुत खाते हैं, बहुत अच्छा उनके लिए है। ज़ैनब चेरी टोमेटोज डाल सकते हैं चेरी इसके टमाटोज अंदर? डाल सकते हैं अपनी मर्जी से। आप वो बेल पेपर्स डाल सकते हैं, जिसमें रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन, येलो है। यूज़ कर सकते हैं आप। फिर ऑलिव्स में अगर वो नहीं है कि आपने काले ही जैतून यूज़ करने हैं, आप ग्रीन वाले भी कर सकते हैं। फिर मशरूम्स भी डाल सकते हैं, तो ठीक है, अपनी बहुत सारे पसंद से। अच्छा, option फिर मैं इसमें सेब भी काट के डाल, मैं भी डालती हूँ, उसके भी वो थोड़ा बड़ा मीठा क्यूब, मीठा मजे का हाँ, लगता है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच ज़ैनब, वेलकम जी। बहुत शुक्रिया। नहीं, अनार नहीं डाल सकते, ये कोई आम का नहीं, अचार नहीं है अनार कि नहीं इसके अंदर डाल सब कुछ डाल इसके दें। अंदर अखरोट डाल सकते हैं। अखरोट डाल सकते हैं, नट्स डाल सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल भी अनार आजकल मौजूद है, इसका नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना, नहीं डालने। ये बिल्कुल अजीब सा बन जाएगा। थैंक यू सो मच ज़ैनब, ये बहुत ज़ैनब शुक्रिया। हमें मिल रहा है फाइनली। जी जी जी, आपको जरूर मिलेगा, कोई फिक्र की बात नहीं। थैंक यू सो मच मेरा, thank you so much बहुत for अच्छा having लगा me. आपसे बात करके। Same इंशाल्लाह here. नेक्स्ट टाइम भी जब आप बहरीन से आएंगे हम जरूर आपको दावत इंशाल्लाह, देंगे, इंशाल्लाह। बल्कि कोशिश करेंगे कि आपके कुछ आर्ट पीसेस भी लेके आए जो यहाँ पे दिखाएं। मैं तो हम ये लोगों को। कहती हूँ मेरा अपना चैनल है। बिल्कुल ठीक कह रही है, Thank you, बिल्कुल ठीक thank कह रही you so है। यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी जल्द। अपना, अपने वालिदैन का, अपने घर में मौजूद बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।